नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए। आज का विषय केतु से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने एक कार्यक्रम बनाया था आपके लिए, जहां मैंने सूर्य से संबंधित एक चर्चा की थी। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में सूर्य की उपस्थिति से मैंने आपके पूर्वजन्म की अधूरी इच्छा को जोड़ा था। आज एक और गहरी जानकारी लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव और प्रत्येक ग्रह हमारे पूर्वजन्म की कहानी को ही कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्तमान हमारी कुंडली है, ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे पूर्वजन्म का आईना है, जिसमें हम आज को देख सकते हैं। और केतु का संबंध मृत्यु के समय की इच्छाओं से, अधूरे कर्मों से बहुत ही गहरा है। केतु व्यक्ति के पिछले जन्म में मृत्यु के समय जो भी उनकी छोड़ी हुई इच्छा थी, जो उनकी अधूरी इच्छा है, उसको प्रदर्शित करता है। अब देखा जाए तो वो राजा हो या फकीर, मृत्यु के समय कोई ना कोई अधूरी इच्छा तो जातक की व्यक्ति की रह ही जाती है। चाहे वो उसकी जिम्मेदारियां हों, चाहे वो उसकी भावनाएं हों, चाहे वो उनके कर्तव्य हों, कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। आइए आज इसी विषय को हम विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है, और ये बताएगा आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यदि केतु हो तो समझ लीजिए कि जातक पूर्व जन्म में जो अपनी पहचान चाहता था, जो मान सम्मान, आत्मसम्मान चाहता था। कई बार हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी चमक दमक को देख करके हमारे मन में एक किल से चुभ जाती है कि हमारे पास तो ये नहीं है, काश हमारी ऐसी लंबाई होती, काश हमारा ऐसा चेहरा होता, काश ऐसे हम देखने में होते, काश हमारे सर पर बाल होता, इत्यादि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक पिन के रूप में चुभ जाती है, एक कांटे के रूप में चुभ जाती है। और केतु यदि लग्न में है तो समझ लीजिए कि पूर्वजन्म में आप खुद को ही ढूंढ रहे थे, खुद को लेकर के बहुत संतुष्ट नहीं थे, और इस जन्म में अपनी उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए हैं। लेकिन बड़ा कमाल का विषय है, आज का विषय इतना हल्का नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जबकि ज्योतिष शास्त्र, यहां मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूं, जबकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्नगत केतु हो तो जातक का जो व्यक्तित्व है बड़ा रूखा सा होता है, चेहरे पर चमक, कांति की कमी आ जाती है। क्या समझ में आया आपके? यानी पूर्व जन्म में जिस चाहत को, जिस अधूरी इच्छा को लेकर के आपकी मृत्यु हुई थी, इस जन्म में भी वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है, प्रदर्शित कर रही है कि पूर्व जन्म में इसी की चाहत रखते थे, और इस जन्म में भी वही कमी आपको रहेगी। लेकिन कमाल है कि सूर्य से और केतु में एक भेद है। सूर्य में मैंने बताया था, सूर्य कौन है? तो जगत की आत्मा है। तो जिस भाव में वो दिखाई पड़ रहे हैं, समझ लीजिए कि आपकी आत्मा वहीं अटकी हुई थी। अब गौर करिए तो केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं, और ये भी आपके पूर्व जन्म को दर्शाते हैं। और ये इस बात की सूचना है कि व्यर्थ के चक्कर में पिछले बार भी पड़े थे और व्यर्थ के चक्कर में इस बार भी पड़े हुए हो। जी हां, केतु ये अद्भुत जानकारी देते हैं, भाई हम अपने पूर्व जन्म को अब जानकर क्या करेंगे, हमें क्या मिलने वाला है हमारे पूर्व जन्म से, क्या कोई फायदा है? ये फायदा है कि हम जान सकते हैं कि पूर्व में आप किस बात को लेकर के जूझ रहे थे, अब इसको लेकर मत जूझिए, अब आत्म विकास की ओर सोचिए, अपने आत्म साक्षात की ओर, आत्मज्ञान की ओर जाइए। जिस चेहरे और जिस रौनक और जिस व्यक्तित्व के पीछे भाग रहे हैं उसमें कुछ नहीं रखा।
दूसरे भाव का केतु देखिए क्या कमाल की बात करता है कि जातक की जो इच्छा है वो जातक अपने परिवार के वित्तीय सुरक्षा को लेकर के, परिवार के वित्तीय सुरक्षा को लेकर के अधूरी रह गई थी। यानी अंतिम समय तक वो यही सोच रहा था कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ खासा नहीं किया, न तो धन संरक्षित कर पाया, न इनके लिए कुछ उनकी विशेष व्यवस्था कर पाया। यानी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के वो जूझता रह जाता है। ये इस बात की सूचना है कि पूर्व जन्म में आपकी ये इच्छा बाकी रह गई थी। लेकिन कमाल देखिए कि द्वितीय का केतु आकस्मिक धन लाभ कराता है, लेकिन अष्टम के राहु संघर्ष कराते हैं। धन की स्थिति को लेकर के परेशानियां, चुनौतियां जीवन काल में बनी रहती है। और याद रखिएगा, केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। फलतः वो इसी बात की सूचना देता है कि किस व्यर्थ की चीज में पड़े हो, पिछले जन्म में भी इसी धन के पीछे भागते रहे थे, इसी परिवार के पीछे भागते रहे थे और अधूरी इच्छा लेकर के आ गए और फिर उसी चक्कर में भाग रहे हो। कई बार तो इस केस में देखने को मिलता है कि हां, अब ये तय तब होता है जब जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां और बली हों। तो वैसी स्थिति में जातक उन चीजों से ही घृणा करने लगता है। यहां दोनों ही तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्रिया और प्रतिक्रिया ऐसे दिखाई पड़ेगी कि कुछ लोग अभी भी इन्हीं बात को लेकर के चिंतित होंगे और कुछ लोग इसको बिल्कुल मारो, मुझे कोई मतलब नहीं इन चीजों से। हो सकता है कुंडली में आपका कोई और भाव और कोई और ग्रह जैसे गुरु इत्यादि जागृत हो गए होंगे। तीसरे भाव में यदि केतु हैं तो फिर ये पूर्व जन्म के आपके उन साहसिक कृत्यों को दिखा रहे हैं जिन्हें आपको करना चाहिए था, आप बीच में छोड़ आए थे, आपने उन्हें पूरा नहीं किया। यानी आप वो हिम्मत, वो पराक्रम, वो पुरुषार्थ नहीं दिखा पाए और मन में आपकी यह अधूरी कामना रह गई। आज भी देखिए बहुत से लोग हैं, आप अपने आप को देख लीजिए, बहुत से ऐसे लग्न हैं जिसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चाएं की हैं कि जैसे दो लोग लड़ रहे हों, उसमें से एक पिट रहा हो तो आपके मन में आता है काश मेरे पास बल होता तो मैं इसको बता देता। या कई बार आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपके मन में आता है काश इसको मैं बताता, ये मुझे बोलना चाहिए था, ये मुझे करना चाहिए था, आपके मन में अधूरी इच्छा रह गई। अब देखिए, आज से 5 साल पहले एक उदाहरण से समझिए, एक मैं उदाहरण देता हूं। आप स्कूल में थे और क्लास में आपके किसी दोस्त ने आपको पीट दिया। अब उस समय आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, आप सोचते रहे कि काश मेरे पास ये शक्ति होती, वो बल होता तो मैं इसको मजा चखाता। समय बीत गया, आज आपको याद भी नहीं है। ये आपको नहीं याद है, लेकिन ये आपकी अधूरी इच्छा, ये कहीं ना कहीं दफन है, भीतर दबी हुई है, ये भीतर दबी हुई है और इसी चाहत को लेकर के आप इस बार फिर आ गए हैं। लेकिन कमाल देखिए, तीसरे का राहु पुरुषार्थी बनाता है, केतु कुजवत काम करता है, लेकिन यह जातक को लड़ने लड़ाने के लिए तो नहीं कहता। कई बार केतु की कुंडली हिटलर से जोड़ करके मैंने उदाहरण से बताया हुआ था कि शौर्य योग बनाता है, लेकिन यह कहना चाहता है कि कहां इन व्यर्थ की चीजों में पड़े हो, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, इन सब में कुछ नहीं रखा। नवम भाव से संबंध बन रहा है, आध्यात्म की ओर चलो, धर्म की ओर चलो। केतु चौथे में हो तो इस बात की ओर इशारा करता है कि जातक पूर्व में मातृभूमि को लेकर, कई बार लोग विदेश चले गए और उनकी अंतिम इच्छा रह जाती, काश मैं अपने देश चला जाता। तो मातृभूमि की इच्छा, माता की इच्छा, कुछ न कुछ ऐसी अधूरी इच्छा उनके मन में रह गई। कई बार लोग अपना घर नहीं बना पाए, इसी बात को लेकर के मर जाते हैं, काश कि मेरा अपना घर हो जाता। पारिवारिक सुख से कुछ लोग वंचित रह गए, इसी बात को लेकर के उनका जीवन कट गया। और इस जन्म में भी देखिए तो ज्योतिष शास्त्र का एक अद्भुत सिद्धांत मैंने बताया था कि राहु केतु का चौथे 10वें का संबंध घर से ही दूर कर देता है। अब इस बात को लेकर के आपको जूझने की जरूरत नहीं है, यह पुनरावृत्ति हो रही है आपके साथ। किस बात का प्रतीक है, कहां पड़े हुए इन चक्करों में, इसमें कुछ नहीं रखा। आगे बढ़िए, याद रखिए मैं चर्चा केतु की कर रहा हूं जो मोक्ष का कारक है। 5वें का केतु इस बात की सूचना देता है कि मृत्यु के समय जातक संतान को लेकर के चिंतित था। कुछ न कुछ ऐसी अधूरी संतान की परिस्थितियों को लेकर के उसकी अधूरी इच्छा रह गई थी, कुछ उसकी जिम्मेदारियां रह गई थी, चाहे वो उसकी शिक्षा हो। अब इन बातों को लेकर के वो जूझता रहेगा, खुद की अपनी। कई बार मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं कि हाँ मुझे धन वन तो जीवन में खूब मिला पर मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं मुझे मेरे जीवन में मुझे मेरा प्रेम नहीं मिला इत्यादि। वो तरह तरह की बातें कहते हैं जहां वो उनकी आत्मा लटकी हुई रहती है, अटकी हुई रहती है। और इस जन्म में भी देखिए तो 5 का केतु इन चीजों से कहीं ना कहीं आपको दूर ही करता है, चाहे वो संतान हो, चाहे वो आपका प्रेम हो, इसमें बाधा परेशानी ही लाता है। असल में ये नहीं कह रहा है कि इस तरफ आपको भागना है, ये कह रहा है किन चक्रों में हो। ये आईना है, बता रहा है कि पिछले समय में भी आप यही कर करके रह गए थे, ये नहीं मिला था आपको और अब भी नहीं मिलेगा। आप इन चक्करों में मत पड़िए, आप किसी और रास्ते पर बढ़िए, आपका मार्ग कहीं और है। 6वें के केतु को ले लीजिए, हालांकि ये बढ़िया भी माना गया है कई मामलों में,
लेकिन ये इस बात की सूचना है कि पूर्व जन्म में भी आप ऋण और शत्रु से जूझते रहे हैं। और यहां पर भी देखिए तो यहां पर शत्रुता वाली स्थिति है। ये कह रहा है सामंजस्य बिठाइए और लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों से दूर रहिए, नहीं पिछला जन्म भी असफल रहा, इस जन्म में भी असफलता हासिल करेंगे। यानी लड़ाई झगड़ा उलझनों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। 12वां भाव मोक्ष का, यहां बैठे केतु मोक्ष को देखते हैं और सीधी सी बात है कि मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं, मोक्ष किसी गांव का नाम नहीं, बस अपने आप को जान लेना, पहचान लेना। 7वें का केतु इस बात की ओर इशारा करता है कि पूर्व जन्म में भी आपको दाम्पत्य का सुख नहीं मिल पाया, वहां भी आपकी इच्छा अधूरी रह गई थी, जीवन साथी के साथ संतुलन नहीं बैठ पाया, साथ नहीं बैठ पाया, आपका दाम्पत्य जीवन असफल रहा था। और यहां भी वही कहानी आपको देखने को मिलेगा। यहां भी दाम्पत्य जीवन में चुनौती की ही स्थिति रहेगी, समस्या ही उत्पन्न होते रहेगी। कहना क्या चाहता है, गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में प्रयास मत करिए। याद रखिएगा, यह बता रहा है, केतु इशारा दे रहा है, करना क्या है। 8वें का केतु वैसे तो अच्छा माना गया है, आकस्मिक धनदायक है, तंत्र मंत्र में गहरे रहस्यों में जोड़ देता है, लेकिन इन्हीं चाहतों के बीच आपकी मृत्यु, अकाल मृत्यु आपने देखी हुई है, जहां आपकी चाहतें इन शक्तियों के साथ जुड़ने की थी जो पूर्ण नहीं हो पाई। इस जन्म में भी आप उन्हीं आध्यात्मिक रहस्यों की तरफ भागेंगे, बल्कि कई बार तो वो अप्रत्याशित रूप से आपको महसूस भी होंगे। और कमाल की बात है कि यहां कोई विशेष इशारा नहीं है सिवाय इसके कि आपको उन शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए लग जाना है। लेकिन हां, उनसे कोई लोभ और लाभ के चक्कर में नहीं, केवल और केवल अपने आत्मज्ञान के चक्कर में, अपने आप को पहचानने के चक्कर में। 9वें का केतु इस बात की ओर इशारा करता है कि पूर्व जन्म में गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित, साधना से संबंधित आपके कार्य अधूरे रह गए हैं और इस जन्म में उन्हीं को पूरा करना है। याद रखिए, यहां कोई अलग इशारा नहीं है, यह इस बात की ओर है कि आध्यात्म के मार्ग पर ही आपको चलते रहना है, इसी में आपकी सफलता है। 10वें का केतु इस बात की सूचना देता है कि पूर्व जन्म में भी आप बड़े अस्थिर रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भागते रहे हैं, आपकी अधूरी इच्छाएं बाकी रह गई हैं। जो चाहत थी संपन्नता की, सफलता की, मान सम्मान की, उसमें आपको कमी पिछले जन्म में मिली है। और कमाल देखिए, वो ये कहना चाहता है इस जन्म में भी वो अस्थिरता रहेगी। जिनके दशम में केतु हैं, आज भी वो कार्य क्षेत्र में अस्थिर रहते हैं, टिक नहीं पाते। हालांकि आगे उनको अच्छी नौकरी मिलती है, पर जूझते बहुत हैं। कहना क्या चाहता है, किन चक्करों में पड़े हैं। कार्यक्षेत्र में लगे रहिए, पर अपना ध्यान, अपना फोकस उस परम पिता को प्राप्त करने की ओर, क्योंकि याद रखिएगा, जिसका दशम न जागृत हो, जिसका तीसरा न जागृत हो, वो मोक्ष क्या हासिल करेगा। 11वें का केतु लाभ को प्रदर्शित करता है। अभी आपकी मृत्यु के पूर्व, मृत्यु के समय की इच्छाओं को बता रहा है कि आपकी कोई ना कोई आकांक्षा, मित्र से जुड़ी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी। पिछले जन्म में कोई ऐसा लक्ष्य था जिसे आप हासिल नहीं कर पाए थे, और इस जन्म में आप उन्हीं इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहेंगे। और कमाल देखिए कि उनको प्राप्त करने में आपकी पसीने छूट जाने वाले हैं। लगातार उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, और वो जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इस जन्म में भी कहीं ना कहीं बाधित होते ही दिखा रहा है। कहना क्या चाहता है, सेम बात, गलत दिशा में भटक रहे हैं, गलत आकांक्षा पाल रहे हैं। ये आकांक्षा, ये भावना आपके मन से दूर करिए। ये जो इच्छा आपके अंदर जन्मी हुई है, इसे अपने आप से दूर करिए। आप किसी और इच्छा को पालिए, परम पिता को पाने की। और 12वें का केतु सेम वही इशारा करता है जो जन्म कुंडली में है, जो आप जानते हैं कि मोक्ष के मार्ग में आप इच्छा पिछले जन्म में भी रखे थे, वो अधूरी थी, और इस जन्म में भी आप बस आगे बढ़ रहे हैं, उसी की खोज में हैं। और लगातार आप अगर लगे रहे तो ध्यान और साधना के बल पर उस दिशा में आप और आगे जा सकते हैं और उस स्थिति को प्राप्त भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य और केतु में भेद बस इतना ही है कि केतु इशारा करना चाहते हैं, केतु बताना चाहते हैं, क्योंकि ये मोक्ष के कारक ग्रह हैं, और ये हर उन भावों में बैठकर के बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में इससे संबंधित सुख आपको नहीं मिला, आप इन चीजों को लेकर के जूझे हैं, और फिर अगर आप उन्हीं चीजों को लेकर के जूझते रहना चाहते हैं तो मतलब क्या है। अब कुछ लोग सोचेंगे या पूछेंगे कि पूर्व जन्म में इसका मतलब इसी भाव में मेरे केतु थे। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि पूर्व जन्म में इन्हीं भाव में केतु थे। केतु ये दर्शा रहे हैं कि ये मैंने क्या कहा कि आपकी आज की जो कुंडली है वो पूर्व जन्म का आईना है। ये बता रहा है कि आपकी इच्छा, अधूरी इच्छा मृत्यु के समय यहीं अटकी रह गई थी। और कुछ तो आपको याद था। कई बार मृत्यु के समय चीजें बहुत कायदे से याद नहीं रह पाती। जन्म का समय हो या मृत्यु का, याद तो दोनों ही समय का कुछ नहीं रह पाता। लेकिन असल में सारा खेल यहीं पर है, अंतिम समय का वो क्षण जहां बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। तो आपको उसके तरफ भागना नहीं, भागना किसी और मार्ग पर है।
आशा करता हूं आज के इस विषय को आपने भली भांति समझा होगा। आपकी कुंडली में देखिए किस भाव में है केतु और आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्या ये परेशानियां आपके जीवन काल में आ रही हैं तो इससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढिए। ये आपके लिए नहीं है, आप कुछ और यही कर रहे थे पिछले जन्म में, फिर अभी यही कर रहे हैं, इससे आपको बचना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।